हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे असमान व्यवहार के कारण। ठीक है, असमान व्यवहार के कारण किन कारणों से होता है। तो असमान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों को हम तीन भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो तीन भाग वो क्या है। सबसे पहले क्या है, जैविक कारक, और दूसरा है मनोवैज्ञानिक कारक, तीसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आते हैं, जैविक कारक। जैविक कारक असमान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये कारण जैविक कारणों के कारण असमान व्यवहार होता है। उसमें सबसे पहला क्या आता है, अनुवांशिकता। तो उसमें सबसे पहले क्या था, अनुवांशिकता, यानी कि हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है, तो हेरिडिटी जन्म वंशानुक्रम में वह सभी कारक आते हैं जो अनुवांशिक कारक वे कारक होते हैं जो व्यक्ति के जन्म के समय से विद्यमान रहते हैं व्यक्ति में, बल्कि जन्म के समय से भी पहले, यानी कि गर्भाधान के समय 9 महीने पहले से ही जो व्यक्ति के अंदर अनुगुण आते हैं, जो कारक होते हैं, वही कारक अनुवांशिक कारक होते हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति के अनुवांशिकता, हेरिडिटरी, व्यक्ति जो कुछ असामान्य व्यवहार हैं वो जन्म से लेकर ही, जन्म जो पैदा होता है तो उसी समय उसके अंदर विद्यमान होते हैं। तो बहुत से ऐसे प्रायोगिक अध्ययन भी हुए जिसमें ट्विंस पर अध्ययन किए गए, सिबलिंग्स पर अध्ययन किए गए, हाफ सिबलिंग्स पर अध्ययन किए गए। तो जो प्रायोगिक अध्ययन हुए उसमें ट्विंस, सिबलिंग, हाफ सिबलिंग्स यानी कि चचेरे भाई बहन, सिबलिंग्स यानी कि सगे भाई बहन, और ट्विंस से मतलब है कि जुड़वा, इस तरह से, और उसके अलावा चचे और दूर के मतलब भाई बहनों के बीच में अंतर देखा गया। तो देखा गया जो ट्विंस में सबसे अधिक गुणों की मात्रा अधिक पाई गई। ट्विंस के अंदर असमान व्यवहार के गुणों की मात्रा सबसे अधिक पाई गई, उसके बाद सिबलिंग्स में, और उसके बाद हाफ सिबलिंग्स में। ठीक है, इस तरह से प्रयोगों में यह साबित हुआ, इस प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकला, परिणाम निकला कि अनुवांशिक। तो दूसरा क्या आता है इसमें, दूसरी जैविक कारक में दूसरे क्या आते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां भी असमान व्यवहार का कारण होती हैं। कैसे अंतःस्रावी ग्रंथियां, कौन सी, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है ना, ऐसे बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, एड्रिनल ग्लैंड है, आदि ग्रंथियां हमारे व्यक्ति के असमान व्यवहार का कारण होती हैं। तो इन ग्रंथियों से जो स्राव होता है वह किसी ग्रंथि का कम या अधिक होना असमान व्यवहार का कारण बन जाता है। तो इन जो ये ग्रंथियां हैं ये मनुष्य के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं व्यवहार के लिए। अगर इन ग्रंथियों से निकलने वाला स्राव का सिक्रेशन जो है वो सही उचित मात्रा में है, ना कम है ना अधिक है, तब व्यक्ति का व्यवहार सामान्य होता है, और अब इसकी अधिकता या कम होने पर व्यक्ति का व्यवहार असमान व्यवहार का बन जाता है। तो इस तरह से ये ग्रंथियां कारण बन जाती हैं असमान व्यवहार का। इसके अलावा क्या आता है, शरीर संरचना। ठीक है, इसके अलावा आती है शरीर संरचना। शरीर की संरचना भी बहुत कुछ व्यवहार को प्रभावित करती है, असमान व्यवहार का कारण बनती है। शरीर की संरचना, बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने शरीर का वर्णन किया है, व्यक्तित्व का अलग अलग वर्गीकरण दिया है, उसमें से एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक ये वर्गीकरण है। तो एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक, इनमें क्या बताया गया, जैसे कि बहुत अधिक लंबकाय व्यक्ति, या बहुत अधिक हेल्दी व्यक्ति, या मतलब जो अगर किसी भी चीज में असामान्यता दिखे। तो शरीर संरचना के आधार पर भी हम व्यक्तियों के व्यवहार का आकलन करते हैं, कारण है शरीर संरचना भी। जैसे एंडोमार्फिक, अभी बताया, एंडोमार्फिक व्यक्ति गोल मटोल और मोटे किस्म के लोग होते हैं। तो यह व्यक्ति अधिक उत्साह या अधिक अवसाद के शिकार हो जाते हैं। इस अधिक उत्साह, या जैसे मैनिक डिप्रेसिव जो प्रॉब्लम है, मैनिक डिप्रेसिव कंपल्शन, तो ये इस तरह से एंडोमार्फिक व्यक्तियों में अधिकतर ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद आता है मेसोमार्फिक।
ठीक है। शरीर संरचना में 3 तरह के बताए गए, इंडोमॉर्फिक, इसके बाद आता है मेसोमॉर्फिक। तो मेसोमॉर्फिक लोग शरीर संरचना में सुडौल और गठन उनका बड़ा सुडौल होता है, शरीर संरचना उनकी काफी मजबूत टाइप की दिखती है। तो ये लोग ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, ऐसे व्यक्ति के अंदर क्रियाशीलता ज़्यादा होती है, बल ज़्यादा प्रदर्शित करते हैं। ऐसे व्यक्तियों में भी मैनिक डिप्रेसिव रोग की संभावना पाई जाती है। इसके अलावा तीसरे होते हैं, इसी में तीसरी होती हैं, तीसरे तरह के होते हैं एक्टोमॉर्फिक। तो एक्टोमॉर्फिक में क्या होता है, एक्टोमॉर्फिक टाइप के व्यक्ति जो होते हैं वो दुबले पतले और लंबे होते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, अपराध की भावना अधिक पाई जाती है, अपराधी व्यक्ति पाए जाते हैं इनके अंदर, और इनके अंदर एंजाइटी, चिंता टाइप के रोग अधिक होने की संभावना रहती है। और इस तरह के जो एक्टोमॉर्फिक होते हैं इनमें पेप्टिक अल्सर नामक रोग होने की भी संभावना रहती है। तो ये शरीर संरचना के आधार पर बताया गया। इसके अलावा है शारीरिक अपंग। शारीरिक अपंग से क्या तात्पर्य है, जो शारीरिक रूप से अपंग बालक होते हैं, जो शारीरिक रूप से अपंग बालक होते हैं, जैसे अंधापन, बहरापन या पैरों से लंगड़ापन, इस तरह की अपंगता को शारीरिक अपंगता कहते हैं। तो इस तरह का जो भी व्यक्ति या बालक होता है उसके अंदर हीन भावना, जिस समाज में रह रहा है उसके साथ व्यवहार कैसा हो रहा है, अगर क्योंकि उसके अंदर यह अपंगता कहीं ना कहीं उसकी मनोवृत्ति को हीन भावना में परिवर्तित कर देती है, तो वो असमान व्यवहार का कारण बन जाती है। ठीक है। इस तरह से शारीरिक अपंग भी जैविक कारक एक ऐसा होता है जो व्यक्ति के असमान व्यवहार का कारण बन जाता है आगे चल के। और इसके बाद होता है शारीरिक वंचन। शारीरिक वंचन से क्या तात्पर्य है कि जिन लोगों को आहार वंचन रखा जाता है, जिनके आहार में कमी रहती है, ये बहुत पौष्टिक आहार ना मिल पाने के कारण भी असमान व्यवहार के लक्षण, बल्कि एक ही पीढ़ी तक नहीं, अगली पीढ़ी में भी, उनकी नेक्स्ट पीढ़ी जनरेशन में भी इस असमानता के लक्षण देखने को मिलते हैं, क्योंकि पौष्टिक आहार बहुत आवश्यक होता है ना। पौष्टिक आहार की कमी के कारण व्यवहार में असमानता दिखाई देती है। इसके अलावा शारीरिक वंचन में क्या, नींद से वंचन, नींद अगर पूरी नहीं होने के कारण थकान अनुभव होती, थकान के कारण चिड़चिड़ापन, समायोजन में दिक्कत, ऐसी असमानताएं देखने को मिलती हैं। और नींद की आवश्यकता तो सभी को होती है, नींद की पूर्ति ना हो पाने पर या जिसको नींद नहीं आनी, अनिद्रा की समस्या होती है, उनको भी इस तरीके से असमानता की ओर ले जाने, क्योंकि नींद में थकावट होगी, समायोजन को समायोजित हो जाएगा तो असमान व्यवहार प्रदर्शित होगा। तो शारीरिक वंचन इस तरह से असमान व्यवहार को प्रभावित करता है। इसके बाद आता है भय की संवेगात्मक प्रक्रिया। भय की संवेगात्मक प्रक्रिया में क्या है कि कुछ अध्ययनों में क्या देखा गया, अधिक समय तक रहने वाली कोई भी संवेगात्मक प्रक्रिया या संवेगात्मक अवस्था, कोई भी संवेगात्मक अवस्था अगर बहुत अधिक समय तक रहती है तो वह एक शारीरिक परिवर्तन उत्पन्न करती है ना। कोई भी संवेगात्मक प्रक्रिया अगर बहुत लंबे समय तक रहेगी तो उसके अंदर कुछ शारीरिक परिवर्तन होंगे, और ये शारीरिक परिवर्तन व्यक्ति के लिए क्या हो जाते हैं, हानिकारक हो जाते हैं। ये शारीरिक परिवर्तन व्यक्ति के लिए हानिकारक हो जाते हैं, और इस प्रकार के शारीरिक परिवर्तन में व्यक्ति अनेक मनोशारीरिक रोगों का शिकार हो जाता है। उसमें अनेक मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब आते हैं मनोवैज्ञानिक कारक। तो मनोवैज्ञानिक कारक में क्या है, जब बालक को पर्याप्त मनोवैज्ञानिक कारक या मनोवैज्ञानिक वातावरण नहीं मिलता है, तब उसके अंदर समायोजन जो होता है वो दोषपूर्ण हो जाता है। तो उसका समायोजन, बालक का समायोजन दोषपूर्ण हो जाता है, जिसके कारण मनोवैज्ञानिक कारक उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं और उसके व्यवहार में असमानता आ जाती है। उसमें मनोवैज्ञानिक कारक में सबसे पहला क्या है, मातृवंचन, है ना। सबसे पहला क्या है, मातृवंचन। तो इसमें क्या है, जब शिशु माँ से बहुत अधिक समय तक दूर रहता है तो उसके ये बच्चे को प्रभावित करती है कि उसके व्यवहार में असमानता, क्योंकि बहुत देर तक बच्चा अगर माँ से दूर रहेगा
तो उसके उसके अंदर क्रोध मतलब कुछ इस तरह के लक्षण उत्पन्न होंगे। जैसे जब बच्चे को कोई माँ नौकरी करने वाली अगर माँ होती है तो वो किसी शिशु संस्थान में छोड़कर जाती है तो उसे परिवार जैसा वातावरण नहीं मिलता है, जिसके कारण उसके व्यवहार दोषपूर्ण हो जाते हैं। वो बच्चा जिद्दी या मान लीजिए कि कुछ ऐसी चीज़ें सीखता है जो उसकी माँ नहीं भी सिखाना चाहती है, और कुछ अभावों को उसको झेलना पड़ता है। जिस तरह का प्यार या व्यवहार या पूर्ति घर में उसको परिवार में माँ से मिल रही होती है वो उसको शिशु संस्थान में नहीं मिलती है। तो शिशु संस्थान में रहने के कारण बच्चा वो शिशु संस्थान में रहने के कारण बच्चा का व्यवहार दोषपूर्ण हो जाता है मातृवंचन के कारण। और भी बहुत से कारण हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि किसी बच्चे की माँ बचपन में ही उसकी माँ का देहांत हो जाए या उसकी माँ उससे दूर हो जाए, तो ऐसे बच्चों का भी व्यवहार दोषपूर्ण हो जाता है। वह माँ का प्यार नहीं पा पाते, पर्याप्त प्यार ना पा पाने के कारण जो प्रेम और स्नेह उन्हें सुरक्षा भावना प्रदान करता है, उसके कारण उसमें असमान व्यवहार दिखाई देते हैं। उसके बाद आता है विकृत पारिवारिक प्रतिमान। ठीक है, विकृत पारिवारिक प्रतिमान, तो इसमें क्या आता है? विकृत पारिवारिक प्रतिमान ऐसे परिवार जिसमें बच्चों को तिरस्कार झेलना पड़ता है। ठीक है, तिरस्कार कैसे? जैसे कि उनमें उपयुक्त सुरक्षा की भावना तिरस्कार में क्या, जैसे माता पिता का अगर बच्चे को प्यार नहीं मिला तो उसके अंदर भय, ईर्ष्या, है ना, द्वेष, इस तरह की भावनाएं उत्पन्न होंगी। ये सब असमान व्यवहार का कारण बन जाती है ना, क्योंकि बच्चा तो अपने माता पिता से प्यार चाहता है लेकिन उसको वो प्यार नहीं मिल रहा है, तिरस्कार मिल रहा है। और अति संरक्षण भी ये विकृत पारिवारिक प्रतिमान के अंतर्गत आता है। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा संरक्षण दिया जाता है, उसको बहुत कंट्रोल में रखा जाता है, किसी से मिलने के लिए या बाहर आने जाने में माता पिता रोक टोक लगाते हैं, ठीक है, तो ऐसे बच्चों का भी व्यवहार असामान्य हो जाता है, क्योंकि उनको अपने कार्य करने के लिए या अपनी मर्जी से कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं होती। तो इसके कारण वह सिर्फ जैसे सीमित दायरे में रहने के कारण लोगों से घुल मिलना नहीं आ पाता उनको, और उनके अंदर असमान व्यवहार प्रदर्शित होने लगते हैं। इसके अलावा क्या होता है, जैसे कि अत्यधिक छूट, बहुत अत्यधिक छूट या इच्छा पूर्ति। बच्चों को जब बहुत अत्यधिक छूट दे दी जाती है, उनकी हर इच्छा की पूर्ति करी जाती है, तो ऐसा व्यवहार भी असमान व्यवहार का कारण बन जाता है। क्योंकि जब बच्चों को बहुत अधिक छूट मिल जाएगी तो वे अपनी मनमानी करेंगे और कोई भी कार्य करने की उनको आज़ादी रहेगी, ना वो घर में बताएंगे, ना कोई रोक टोक होगी, और वे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कोई गलत काम भी करने के लिए तैयार रहेंगे। तो ऐसे बच्चों को भी असमान व्यवहार का कारण बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, अवास्तविक चाह, कि कुछ जो अवास्तविक इच्छाएं जो कि मान लो नहीं पूर्ण हो सकती हैं, फिर भी वो अपनी पूर्ण करते हैं। उनकी जो इच्छाएं हैं वो अवास्तविक हैं, वास्तविकता से रिलेटेड नहीं है, तो ऐसे बच्चों का भी व्यवहार असामान्य हो जाता है। दोषपूर्ण अनुशासन, कुछ माता पिता क्या मानते हैं कि बच्चों को दंड नहीं देना चाहिए, है ना, तो वो दंड बिल्कुल नहीं देते हैं, तो ये भी कभी कभी असामान्यता की ओर ले जाता है। कुछ माता पिता क्या चाहते हैं, बहुत अधिक दंड देना चाहिए, तो बहुत अधिक दंड देना भी हानिकारक है और बिल्कुल दंड ना देना भी असामान्य व्यवहार के का कारण, मनोवैज्ञानिक कारण बन जाता है। इसलिए अनुशासन भी पर्याप्त मात्रा में रखना आवश्यक होता है। इसके अलावा क्या आता है, परिवार संरचना से संबंधित कारक। ठीक है, इसके अलावा क्या है, परिवार संरचना से संबंधित कारक में क्या है, जैसे अनुपयुक्त परिवार यानी कि कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की या जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पाती है। तो ऐसा जब आवश्यकताओं की पूर्ति या मान लो मौलिक आवश्यकताएं, पौष्टिक भोजन आदि तक की भी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो ये भी एक असमान व्यवहार का कारण बन जाता है। इसके अलावा होते हैं बाधित परिवार। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जहाँ पर माता पिता का व्यवहार कलहपूर्ण होता है, घर में वह कलह ही देखते हैं, इसका प्रभाव बच्चों पर दोषपूर्ण ही पड़ता है। उनके अंदर भी ऐसे बच्चों में चिंता, क्रोध, इस तरह का व्यवहार उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वह माता पिता के
में कलह होते देखते हैं और कलह के कारण उनमें को चिंताग्रस्त देखते हैं, इसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। ठीक है, तो ये भी बच्चों के असमान व्यवहार का एक कारण हो जा सकती है। और इसी के अलावा भग्न परिवार, जो माँ बाप जैसे लड़ाई के कारण अलग अलग रह रहे हैं, माता अलग रह रही है, पिता अलग रह रहे हैं, तो ऐसा भी बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। बच्चों के अंदर तो वो ये बात सहन करने की क्षमता कम रहती है ना, तो भग्न परिवार भी बच्चों की मानसिक दशा को प्रभावित करते हैं। जब मानसिक दशा प्रभावित होगी, मानसिक स्थिति प्रभावित होगी, तो उनका व्यवहार स्वाभाविक रूप से अस्वाभाविक असामान्य हो जाएगा। इसी प्रकार क्या है, अगला क्या आता है, प्रारंभिक जीवन में के मानसिक आघात। तो प्रारंभिक जीवन के मानसिक आघात मानसिक स्थिति या मानसिक असामान्यता के लिए बहुत उत्तरदायी होते हैं। अगर प्रारंभिक जीवन में किसी बच्चे छोटा है, कोई बालक, उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है ना, इस तरह के प्रारंभिक जीवन के मानसिक आघात कहलाते हैं। तो जब बहुत छोटा बच्चा है, उसकी माँ की मृत्यु का वो जो आघात उसको लगा है, वो उसके लिए असमान व्यवहार का कारण बन जाता है। इसका प्रभाव बहुत ही भयानक होता है। तो ऐसे बच्चों में घबराहट है ना, घबराहट की भावना या घबराहट और परेशानी अधिक होती है, उनके अंदर परेशानियां अधिक हो जाती हैं। तो प्रारंभिक जीवन के मानसिक आघात और भी ऐसे, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे किसी बच्चे को गोद ले लिया गया और 15 साल बाद उसे कोई किसी दूसरे व्यक्ति से ये पता चलता है कि तुम्हारी माँ तुमको छोड़कर चली गई थी और तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई थी, तब तुम्हारे चाचा चाची या किसी रिलेटिव ने तुमको गोद ले लिया, अब यही तुम्हारे माँ बाप हैं। तब अचानक से जब उसको ये बात पता चलती है तो उसको बहुत बड़ा मानसिक आघात लगा। तो इसका प्रभाव उसको मानसिक रूप से असामान्य बनाने में कारक हो जाता है कि अचानक से जब उसको पता चला कि मेरी माँ क्यों छोड़कर चली गई, वो इस डिप्रेशन में आ गया, चिंताग्रस्त हो गया। तो चिंता, एंजाइटी, इस तरह के डिसऑर्डर्स उसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। इसी तरह से और क्या है, तीव्र और दबावपूर्ण परिस्थितियां भी व्यक्ति के असमान व्यवहार का कारण बनती हैं। तो बहुत अधिक दबावपूर्ण परिस्थितियां व्यक्ति को चिंताग्रसित और एंजाइटी उत्पन्न करती हैं, जिसके कारण व्यक्ति एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार होता है। स्ट्रेस तो तीव्र, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो व्यक्ति को मानसिक रोग होने की संभावना बहुत अधिक होती है और ये सब असमान व्यवहार का कारण होती है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सामाजिक और सांस्कृतिक कारक पढ़ेंगे कि वो कैसे प्रभावित करते हैं, असमान व्यवहार का कारण कैसे बनते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जैविक कारक और मनोवैज्ञानिक कारक। कि जैविक कारक क्या होते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, जो हमारे किसी भी बालक के, किसी भी व्यक्ति का जो व्यवहार असामान्य है उसको प्रभाव उसके ऊपर डालते हैं। और मनोवैज्ञानिक कौन से कारण है जिससे व्यक्ति का व्यवहार असामान्य हो जाता है। ठीक है।